हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट का जो बचा हुआ पार्ट था वो मैं लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, दर्पण से दूरियों के चिन्ह। दर्पण से दूरियों के चिन्ह जो होते हैं यू वी एफ जो होता है, यू जो होता है वो वस्तु की दूरी है, वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी और एफ क्या है फोकस दूरी। इनके चिन्ह क्या होते हैं, इन चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इनके आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे तो इसमें हमको ये ज्ञात होना चाहिए कि u जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, माइनस v जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, f जो होता है वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। उनके चिन्ह क्या है, अगर ये चिन्ह हमें जानकारी नहीं है तो हमारा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आ जाइए हम जानते हैं कि इनके चिन्ह क्या होते हैं। तो हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी। यानी पहला हेडिंग है बच्चों दर्पण से दूरियों के चिन्ह। दर्पण से दूरियों के चिन्ह, चिन्ह कैसे निकालेंगे इसको हम बताते हैं। यह एक गोलीय दर्पण है, यह क्या है, इस एक गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C है, यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यह इसका दर्पण का ध्रुव क्या है P है, या इसका मध्य बिंदु क्या है F है। यह तो आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि सबके चिन्ह क्या होते हैं। इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C, दर्पण का ध्रुव P और फोकस बिंदु F होता है। जब एक मिरर को काट दिया जाता है, यहाँ से M1 और M2 को काट दिया जाता है और इसके पीछे पेंट कर दिया जाता है तो यह अवतल दर्पण बन जाता है। तो इस अवतल दर्पण को हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे कैसे शो करेंगे, यह आपका एक्स एक्सिस है यानी एक्स अक्ष और यह क्या है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पे जब हम मिरर को शो करते हैं तो मिरर आपका ऐसे आता है, यह M1 है और ये क्या है M2 है। अब देखिए यह गोलीय दर्पण ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस गोलीय दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र C कहलाता है। यहाँ फोकस बिंदु क्या कहलाता है F कहलाता है और दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है P कहलाता है। अब हम जानते हैं कि x अक्ष पे और y अक्ष पे जब मूल बिंदु ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो मूल पॉइंट यानी मूल बिंदु कहलाती हैं। मूल बिंदु से जब दाहिने तरफ चलते हैं तो प्लस होता है, ऊपर चलते हैं तो प्लस होता है, जब बाएं तरफ चलते हैं तो माइनस और नीचे चलते हैं तो माइनस होता है। अब यहाँ से शो करना है हमको, जब यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु से जब दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, जब बाएं तरफ चलेंगे तो माइनस हो जाएगा और नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये दूरियां माइनस होंगी। हम किसी भी दूरी को मापने के लिए हमेशा मूल बिंदु या ध्रुव का प्रयोग करते हैं, यानी हमेशा जिसकी भी दूरी मापनी हो वह ध्रुव से ही मापी जाती है। अब मान लीजिए कि किसी एक वस्तु AB को यहाँ रख दिया जाता है तो AB वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण समांतर जाती है तो यह फोकस से होकर आती है। पिछले में बताया था मैंने आपको, जब वक्रता केंद्र से जाती है तो वक्रता केंद्र से वापस भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं वो उसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, वहां प्रतिबिंब बनता है। अब जो वस्तु से ध्रुव की दूरी जो कहलाती है वो U कहलाती है, अर्थात वस्तु की दूरी क्या कहलाती है U। वस्तु की दूरी क्या कहलाती है U। उसके बाद ये प्रतिबिंब है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है V कहलाती है। प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी यानी जो कहा है वो क्या कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, जिसे V से डिनोट किया जाता है। अब उसके बाद बचता है यह फोकस। क्या बचता है, फोकस, यानी F बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी F कहलाती है। तो यहाँ हम देखिए मूल बिंदु से दाहिने तरफ तो कुछ भी नहीं बन रहा है, बाईं तरफ सब चीज बन रहे हैं। तो बाईं तरफ जो है इसका चिन्ह क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण यहाँ पे लिख देते हैं अवतल दर्पण। आप बड़े ध्यान से देखेंगे या नोट भी करेंगे, अवतल दर्पण और यहाँ उत्तल दर्पण के बारे में लिखते हैं। तो अवतल दर्पण पहले क्या है, अवतल दर्पण में U जो है वह देखिए हमेशा क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है तो U का मान किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में। तो U हमेशा माइनस होता है। V भी आपका प्रतिबिंब ऐसे बनता है तो V भी माइनस होता है। लेकिन सपोज यह देखना है कि V जो है जब दर्पण के सामने बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है,
प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे जब भी माइनस होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। अब उसके बाद से यफ जो है वह यफ क्या है, यफ भी मूल बिंदु से बाईं तरफ है, तो इसका भी मान क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, यह चीजें हैं। लेकिन एक बार भी जो है जब हम फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो वह दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो जब दर्पण के पीछे बनता है तो भी का मान क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। और जब प्लस में होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो सीधा बनता है और बड़ा बनता है। यह कंसेप्ट है, याद करना है। यह प्लस बनेगा यानी भी जब प्लस होगा किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, तो आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। जब भी माइनस होगा तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटे से बड़े के क्रम में बनेगा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। ठीक है, यह इसको पॉइंट नोट करना है। तो यह अवतल दर्पण के लिए सारे कंडीशन इधर है। यह भी जब प्लस में होता है तो मैं एक छोटा सा चित्र बना के बताता हूँ फटाक दे, कि जब वस्तु को ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है तो हमेशा प्रतिबिंब ऐसे जाता है और फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर ऐसे, और जब दूसरा ऐसे जाता है तो ये फैलता जाता है और पीछे जाके एक दूसरे को मिलता है। तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी भी दाहिनी तरफ चली जाती है, यानी दर्पण के पीछे चली जाती है, इसलिए यह प्लस में होता है। तो इतना समझ में आया। अब दूसरे के लिए देखिए, उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए मैं बता रहा हूं, उत्तल दर्पण मिरर के लिए क्या होगा, इसमें u का मान, v का मान और f का मान बताना है। तो यह देखिए, यह क्या बताया मैं कि यह गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र C बीच में ही रहेगा। यह दर्पण का ध्रुव इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जब मिरर को इधर से काट लिया जाता है, जब मिरर को इधर से काट लिया, यह आपका तो है ही, लेकिन जब मिरर को इधर से काट लिया गया तो ऐसे शो किया जाता है। कैसे, ऐसे शो किया जाता है। तो यहाँ से इसका मिड पॉइंट यह हो गया, इधर की तरफ चली गई दूरी प्लस, इधर की तरफ माइनस होता है। इस मिरर को M1 और M2 को काट लिया गया और उठा के पुट किया गया, तो यह इधर की साइड में बन रहा है। तो यह आपका ध्रुव P कहलाएगा। वक्रता केंद्र C तो आपका इधर ही रहेगा, फोकस बिंदु तो F इधर ही रहेगा, यानी C यहाँ, P यहाँ, F यहाँ, इसके अंदर पेंट किया गया है। ठीक है, यह परावर्तन तल है, यानी उठा हुआ भाग परावर्तक होता है, परावर्तन होता है। तो जब किसी वस्तु AB को यहाँ रखते हैं तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण समांतर जाती है। तो समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा क्या होता है, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ से, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। जब दूसरी प्रकाश की किरण हम खींचते हैं तो वक्रता केंद्र से आती हुई लौटकर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु पर ही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो जरा सा ध्यान दीजिए बच्चों कि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाएगा, और वस्तु कहाँ रखी जाएगी, हमेशा लेफ्ट में रखी जाएगी। कहाँ रखी जाएगी, लेफ्ट में, और लेफ्ट का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वस्तु की दूरी u हो गई, तो u हमेशा किस में हो गया, माइनस में हो गया। u किस में हो गया, माइनस में। अब प्रतिबिंब इसका सदैव जो होता है ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, इसलिए यह दाहिनी तरफ है और दाहिनी तरफ का चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको प्लस लिखेंगे। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपका यही है, तो यह भी क्या होता है, प्लस होता है। इसमें और कोई भी प्रतिबिंब तो बनता नहीं है। हमेशा प्रतिबिंब जब भी प्लस में बनता है तो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से सदैव छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो क्वेश्चन है बच्चों, यह बहुत ही अच्छा है, इसको नोट करेंगे तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से, अब कभी भूलेगा भी नहीं आपको, तो इसको याद करेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा ही बनता है। छोटा क्यों बनता है, क्योंकि भी धनात्मक होता है, और इसमें जब आभासी सीधा बड़ा बनता है तो इसका भी किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में जब भी प्लस में होगा तो आभासी सीधा बड़ा बनेगा, और उत्तल दर्पण में हमेशा भी प्लस में ही होता है, यानी सदैव प्रतिबिंब छोटा बनता है। इसे नोट कर लेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बार अपने घर पे इसको सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद मैं चलता हूँ दूसरा टॉपिक लेकर, इसे नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब दूसरा पढ़ना है हमको दर्पण का सूत्र। तो जो दर्पण का सूत्र है बच्चों,
अवतल और उत्तल के लिए चिन्हों के अनुसार दर्पण का जो सूत्र होता है वह इन चिन्हों के अनुसार लगा सकते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र होता है, अवतल दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। यही सूत्र है। अवतल और उत्तल दोनों के लिए हम यही यूज करते हैं, अवतल और उत्तल दोनों के लिए यही यूज करते हैं। बट क्या करते हैं, चिन्ह की प्रॉपर्टी यानी चिन्हों के अनुसार इसमें u v f का मान पुट कर लेते हैं। सवाल में दिया रहेगा कि अवतल है कि उत्तल है, उसी के माध्यम से करते हैं। अब यह 1/f = 1/v + 1/u हो जाता है। अगर हमको केवल बाय द वे जो है v u f का अलग अलग निकालना हो तो f = देखिए मैं बताता हूँ, u और v का क्या करेंगे, लसा लेंगे तो आपका हो जाएगा u v, u में इसका गुणा कर देंगे तो u + v, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा f = uv, यानी नीचे से इसको पलट देते हैं तो uv बटा क्या हो जाएगा u + v। अगर बाय द वे अगर इस फार्मूले का यूज आपको नहीं करना है, केवल फोकस दूरी निकालनी है तो आप uv/u + v कर देंगे। यह बच्चों बहुत आसान है, सरल तरीके से है। इसमें केवल मल्टीप्लाई होगा, जोड़ होगा। अब इसमें क्या होगा, एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना होता है। तो बहुत आसानी तरीके से अगर यह आपको याद हो जाता है तो बहुत आसान तरीके से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। और न्यूमेरिकल पे आपको पता है जब आप सही करते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटता है, पूरा फुल मार्क्स मिलता है, ठीक। दूसरे के लिए अगर हमको सपोज करिए कि v निकालना होता तो 1/v = 1 क्या हो जाता है, f - 1/u हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि u और f का लसा निकालेंगे तो uf हो जाएगा और u - f हो जाएगा। तो 1/v इतना हो गया, तो इसको भी पलट दीजिए, अर्थात v बराबर हो जाएगा uf/u - f। यह भी एक फार्मूला बन गया। तीसरे फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं, अब u निकालना है तो u भी बहुत आसान है। तो u निकालने के लिए v के जगह पे u निकालना है तो क्या हो जाएगा, vf बटा क्या हो जाएगा, v - f, ठीक है। इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है, मीटर सेंटीमीटर ही लिखते हैं क्योंकि सभी दूरियां हैं। तो दूरियां जो है इसमें हमेशा क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर में ही लिखते हैं जो भी दिया रहेगा। दूसरी चीज यह है कि जब इसमें u v f आएगा तो वो दर्पणों को बताएगा कि कौन दर्पण है और कौन से दर्पण नहीं है। जब दर्पणों के चिन्ह निगेटिव आते हैं तब बताता है। यह 3 फार्मूला है बच्चों, यह मेन फार्मूला है 1। आप घर पे प्रैक्टिस करके इस फार्मूले को इस फार्मूले को इस फार्मूले को और इस फार्मूले को तीनों को बनाकर तैयार कर लेंगे, ठीक है। कि कैसे याद आया है इसका आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग। अब देखिए रेखीय आवर्धन बताते हैं कि रेखीय आवर्धन है क्या। अब रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेखीय जो आवर्धन है वो क्या बताता है, वो वस्तुओं की लंबाई को बताता है, प्रतिबिंब की लंबाई को बताता है, वस्तु की दूरी को और प्रतिबिंब की दूरी को बताता है। यानी रेखीय आवर्धन कहने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु कितनी बड़ी बन रही है वो उसको आवर्धित करता है, मैग्नीफाई करता है, तो वही रेखीय आवर्धन है। तो डिफिनीशन हो जाएगी कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I, प्रतिबिंब को I से डिनोट करते हैं कि I फॉर इमेज होता है, और क्या होता है वस्तु की लंबाई को O कहते हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है। तो I/O यानी प्रतिबिंब की लंबाई रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। डिफिनीशन एक लाइन में बताना है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से डिनोट करते हैं। यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई I होती है और वस्तु की लंबाई O होती है। तो I फॉर इमेज होता है, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है। तो यह एक हो गया, इसको इक्वेशन एक बना। दूसरा कंडीशन यह भी होता है कि रेखीय आवर्धन जो होता है वह प्रतिबिंब की दूरी, किसकी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी के अनुपात को, दो इसके सूत्र हो सकते हैं, दो डिफिनीशन हो सकते हैं।
प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से डिनोट करते हैं और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को आप भी से डिनोट करते हैं और वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। यह समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब दोनों में जब संबंध बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होता है, यानी समीकरण 1 तथा 2 से आप दोनों देख रहे हैं कि यम जो है वो आई अपान ओ है और भी अपान क्या है, यू है। तो यम को हटा दीजिए तो यह आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान क्या हो जाता है, यू हो जाता है। ये दोनों आपस में सदैव क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन आई बटा ओ हो जाता है, यह फार्मूला है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। मात्रक क्यों नहीं होता है कि वस्तु कितनी बड़ी बन रही है, यह इस चीज को प्रदर्शित करता है। दूसरी डिफिनीशन इसकी हो सकती है कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के अनुपात को, कुछ लिखना नहीं है बच्चों, बस याद करने का तरीका है। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप डिफिनीशन आराम से लिख सकते हो कि रेखीय आवर्धन क्या है। तो रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी और बटा का मतलब होता है अनुपात। बटा का मतलब अनुपात। तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से डिनोट करते हैं। यम बराबर आई अपान ओ या भी अपान यू दोनों लिख सकते हैं। जब दोनों की तुलना करते हैं तो यह समीकरण तैयार होता है, आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू। अब यह ऐसा सा फार्मूला क्यों बनाया गया है, ऐसा फार्मूला यह बनाया गया है कि अगर दे देता है कि कोई वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी 10 मीटर है और वस्तु की दूरी 8 मीटर है, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी वास्तविक लंबाई क्या होगी। तो वास्तविक लंबाई निकालने के लिए या मतलब इन चारों में से 3 दिया गया हो और एक कोई निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। समझ में आया। अब देखिए इसके बाद क्या है, दर्पणों की पहचान। तो दर्पणों की पहचान में मैं आपको बता दिया था पहले ही कि दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं। तो दर्पण की पहचान 2 तरीके से करते हैं, एक तो छू कर और या एक तो प्रतिबिंब देखकर यानी चित्र देखकर हम कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब देखकर और छू कर कैसे करते हैं, 2 तरीके से प्रतिबिंब दर्पणों की पहचान 2 तरीके से होती है। फर्स्ट होता है छू कर, क्या होता है, छू कर यानी स्पर्श करके, क्या करके, स्पर्श करके। और दूसरा होता है प्रतिबिंब देखकर, क्या देखकर, प्रतिबिंब देखकर। अब देखिए आप कहोगे कि सर छूकर, तो छूकर में डिफिनीशन में ही बता दिया था कि जिस दर्पण का परावर्तन तल उठा हुआ महसूस हो, क्या हो, उठा हुआ महसूस हो, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। जिस दर्पण का परावर्तन तल उठा हुआ हो, इस तरीके से हो दर्पण, इधर पेंट किया गया है। और बच्चों पेंट किस चीज से किया जाता है, पारे की पॉलिश की जाती है या पॉलिश की या चांदी की पॉलिश करके ऊपर से रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। तो यह वाला भाग जो होता है चमकदार होता है, यह वाला भाग क्या होता है, चमकदार होता है। जब चमकदार होगा तो वो क्या होगा, उसमें प्रतिबिंब से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसीलिए कहा गया है जिस दर्पण का परावर्तन तल उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तन तल क्या हो, दबा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। तो बच्चों अवतल का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो यानी दबा हुआ भाग और ऊ से उठा हुआ भाग, आप इसको याद कर लोगे। तो जिस दर्पण का परावर्तन तल उठा हुआ होता है उसे उत्तल तथा दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये तो हो गया छू कर स्पर्श कर सकते हैं कि अगर इस पर टच करते हैं, अगर कहीं उठा हुआ भाग है तो हमको महसूस हो जाता है, तो कैसे बता सकते हैं। दूसरा चीज है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर हम आपको क्या बताए थे, प्रतिबिंब अलग अलग दूरी पर जब रखे थे वस्तु को तो उसके प्रतिबिंब बनते थे। तो कैसे बनता था, अवतल दर्पण में जब दूर रखते थे और दूर से जैसे जैसे नजदीक लाते गए वैसे वैसे वस्तु बड़ा बनता गया। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब देखकर कि यानी अवतल दर्पण के सामने दूर की वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के करीब लाएंगे वैसे वैसे वस्तु क्या बनती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी। और जैसे जैसे अवतल दर्पण से के सामने से दूर लेते जाएंगे वो वस्तु उतनी छोटी बनती जाएगी। तो यह क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में कहीं भी किसी भी दूरी पर कोई वस्तु क्यों न रखी हो, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। हमेशा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा बनता है। यानी बड़ा अगर चित्र दिया गया है तो उसको छोटा करके बनाता है।
यही इसकी पहचान है। और अवतल दर्पण में उल्टा बनेगा, अवतल दर्पण में उल्टा बनेगा, सीधा भी बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में जब सीधा बनेगा तो हमेशा छोटा बनेगा। यह इसकी पहचान है, इसको तैयार रखेंगे। दर्पण का उपयोग क्या है बच्चों? तो दर्पणों का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, आप जाते हैं सैलून में बाल बनवाने, शेविंग कराने के लिए, तो हमेशा सैलून वाला क्या करता है, आपको अपनी उसकी कुर्सी जो होती है दर्पण की फोकस दूरी के बीच में ही रखता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता हुआ दिखाई देता है, यानी स्पष्ट रूप से देख लेता है। दूसरी चीज, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है आँख, कान, नाक, गला के जितने भी डॉक्टर होते हैं अपने वो डॉक्टरी में क्या करते हैं, मरीजों के उन आंतरिक भागों को देखने के लिए उन दर्पणों का प्रयोग करते हैं। और दर्पणों का क्यों उसी का करते हैं? क्योंकि हमेशा मरीज को जो है वो दर्पण की फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में बैठाते हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जितने भी स्टीमर, कार वगैरह होते हैं जो उनके दर्पण बनाए जाते हैं वो भी क्या बनाए जाते हैं? अवतल दर्पण के ही बनाए जाते हैं। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग बच्चों सब लोग जानते हैं। इसका प्रयोग जितने भी गाड़ियां होती हैं उस गाड़ियों के ड्राइवर की सीट के बगल में जो मिरर लगा होता है, जिसमें पीछे का भाग दिखाई देता है, ठीक है, वो मिरर क्या होता है? उत्तल दर्पण से बना होता है। अब उत्तल दर्पण से क्यों बना होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे और छोटे दिखाई देते हैं। तो जब पीछे से बड़ा गाड़ी आता है उस मिरर में वो क्या दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है और दूर का दिखाई देता है। इसलिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए, कोई दिक्कत ना हो, बहुत बड़ा ट्रक वो छोटे रूप में समा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में काफी विस्तृत क्षेत्र को क्या करता है, वो छोटा बनाकर दिखाता है। यही कारण है बच्चों कि एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उस एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस जो शब्द लिखे गए होते हैं वो उल्टे अक्षरों में लिखे गए होते हैं। जब पीछे से एम्बुलेंस की गाड़ी आती है और आगे वाला ड्राइवर देखता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है तो उसके दर्पण में वो सीधा प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आता है, जिसमें एम्बुलेंस साफ साफ लिखा रहता है। तो वो जान जाता है कि ये आपातकालीन चीज़ें हैं, ये इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं, तो इनको जल्दी से भेज दिया जाए। अगर वही एम्बुलेंस पीछे सीधा लिखा होता तो इसके मिरर में कैसा बनता? उल्टा बनता हुआ दिखाई देता, तो वो पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता और साइड भी नहीं दे पाता। ऐसा ही होता है। जितने भी स्ट्रीट जो है, मतलब सड़क में, गलियों में जो रोड की लाइटें लगाई जाती है उसके अंदर एक उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है। अंदर जो मैप स्ट्रीट लैंप लगाई जाती है उसके अंदर एक मिरर लगाई जाती है, जिससे प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो वह जमीन पे क्या करता है? फैलाकर भेजने का काम करता है। तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाकर भेजता है परावर्तन के बाद, और अवतल दर्पण क्या करता है? एक बिंदु पर एकत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अब यह बच्चों सब हेडिंग खत्म। अब आपको न्यूमेरिकल पढ़ाना है। मैं 2 न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। आपको मैंने नोट्स भेज दिया था, नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब अगला टॉपिक न्यूमेरिकल के बाद मैं प्रकाश का अपवर्तन लेकर आऊंगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो इसको इतना कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और पहला टॉपिक, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल कल आपको बताऊंगा, 3 न्यूमेरिकल बताऊंगा जो 3 अलग अलग टाइप के होंगे। एक अवतल दर्पण का बताऊंगा, एक उत्तल दर्पण का बताऊंगा और एक रेखीय आवर्धन पे बताऊंगा। तो बच्चों इसे नोट कर लें, ध्यान से समझ लें। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो फिर मुझसे दोबारा पूछ लेंगे।